Hello everyone, myself BS Chimpa, रैंक 1 इन आरपीएससी स्कूल लेक्चरर फिजिक्स। तो आज का जो ये वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन साथियों के लिए है जो आने वाली 9 और 10 तारीख को लैब असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है और उसमें जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं जिनको फिजिक्स में अभी भी एक संकट बना हुआ है, जिनके लिए जिनको लगता है कि अभी भी फिजिक्स में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है और लास्ट टाइम में कैसे फिजिक्स को रिवाइज किया जाए, कैसे उसको पढ़ा जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम कुछ वीडियोज अब इस टॉपिक पे बनाएंगे जो फिजिक्स वाला पार्ट है। और हर एक चैप्टर को कवर करेंगे, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, उन पे ही हम ज़्यादा फोकस करेंगे। और ये यकीन मानिए कि ये जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उनसे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में और बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसका रहेगा। तो आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं वो है हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, और इसके बाद एक और टॉपिक जो गतिकी वाला जो चैप्टर है उसमें से हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उनको डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो अगर आप देख लेंगे पूरा तो उसके बाद ये एक तो पूरा टॉपिक आपका रिवाइज हो जाएगा और जो क्वेश्चंस आने वाले हैं पेपर में वो भी आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। इसमें से क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर देखें तो बोर मॉडल में 3 अभिग्रहित बताए थे बोर ने। पहला अभिग्रहित क्या था कि कोई भी जो परमाणु है, कोई भी परमाणु है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं और कोई ऊर्जा का हाश नहीं होता है। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन सीधा बन सकता है। दूसरा जो अभिग्रहित था, पहला अभिग्रहित देख लिया हमने। दूसरा अभिग्रहित क्या था बोर का, उसने कहा था कि जो एंगुलर मोमेंटम यानी कि आपका जो कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग क्या होगा अगर किसी कक्षा में, अगर इलेक्ट्रॉन परमाणु की किसी कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उसका कोणीय संवेग होगा h/2 पाई का गुणज होगा। h/2 पाई का गुणज होगा किसी भी कक्षा में। एन यहाँ पे क्या है, कोई भी कक्षा जिसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है न्यूमेरिकल टाइप भी, जैसे आपको बोल दे कि हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी कक्षा में जो कोणीय संवेग है वो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, तो सीधा सीधा h/2 पाई और 2 से कर दो इसको गुणा, तो 2 से 2 कैंसल, h/पाई। तो ये आ गया इसका आंसर। तो ये या तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकते हैं या इस टाइप से न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। और इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग अगर आपको पता हो तो उसको ऐसे लिख सकते हैं mvr। एल की जगह mvr लिख देंगे और आगे जो है वो उसको ऐसे लिख देंगे nh/2 पाई। तो एक इस रूप में भी ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है, सीधा फॉर्मूला। और तीसरा जो अभिग्रहित था बोर का वो क्या था कि मान लीजिए जो भी परमाणु है उसके कुछ ऊर्जा स्तर है, ऊर्जा के स्तर है। तो अगर इसमें परमाणु एक ऊर्जा स्तर से दूसरा ऊर्जा स्तर में जाता है तो वो एक या तो ऊर्जा को अवशोषित करेगा, अगर वो एक निचले ऊर्जा स्तर से ऊपर की ऊर्जा स्तर में जाएगा तो ऊर्जा को अवशोषित करेगा, और ऊपर की ऊर्जा स्तर से नीचे की ऊर्जा स्तर में आएगा तो कुछ ऊर्जा को वो ग्रहण करेगा। तो वो कितनी ऊर्जा ग्रहण करेगा, कितनी ऊर्जा अवशोषित करेगा, वो किसके बराबर होगी, अगर दो ऊर्जा स्तरों के बीच का अंतर E2 - E1 है तो वो बराबर होगा उस जो ऊर्जा को, उस जो तरंग जिसकी आवृत्ति न्यू है उसकी ऊर्जा के बराबर, जो h न्यू से लिखेंगे। तो तीसरा अभिग्रहित जो आपको सीधा पूछा जा सकता है इस फॉर्म में। तो ये थे बोर के 3 अभिग्रहित जो आपको डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये आपको वैसे पता होंगे, एक बार अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर आपको पता है तो इनको देख लीजिए। अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ से और क्या क्या चीजें हैं जो एग्जाम में आपको पूछी जा सकती है। उसके बाद आती है हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा। जल्दी जल्दी हम इसको कवर करेंगे टॉपिक को। तो हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा कैसे लिखते हैं, तो किसी भी हाइड्रोजन परमाणु की किसी भी ऊर्जा स्तर में उसकी ऊर्जा कैसे लिखेंगे, तो उसका जो एक सूत्र है जो पेपर में सीधा भी पूछा जा सकता है वो है -13.6 Z² / n²। क्या ये सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही लागू है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन परमाणु के जैसे और भी परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु के जैसे परमाणु कौन से होंगे, जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। जैसे आपका परमाणु होता है एक तो हाइड्रोजन, एक होता है आपका ड्यूटेरियम, उसमें इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी एक है, जेड इसके लिए भी एक है, लेकिन यहाँ पे इसका एक समस्थानिक है, यहाँ पे न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं। ऐसे ही एक इसका एक और समस्थानिक होता है जिसको बोलते हैं ट्राइटियम, तो इनके लिए भी ये फॉर्मूला वैलिड है। उसके अलावा और भी कोई, जैसे लिथियम +2 अगर आप लिखें तो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है इसमें, तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए भी आप ये वाला फॉर्मूला, यानी कि जो रिजल्ट्स हम यहाँ पे लिखेंगे, जो परिणाम यहाँ पे लिखेंगे वो इन परमाणुओं के लिए भी लागू होंगे। तो अब देखिए इसमें ये होगी ऊर्जा।
अब यहाँ से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है वो देखते हैं। तो यहाँ से जो प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे हाइड्रोजन परमाणु के लिए अगर आप लिखोगे तो जेड की वैल्यू क्या आएगी -13.6, और जेड की वैल्यू 1 होती है हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो बटा n²। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए अलग अलग, और एक ध्यान रखना ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी जाती है ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ना कि जूल में। ऐसा ही मात्रक जूल होता है, लेकिन यहाँ पे जो ये यूज करते हैं वो यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको अगर आप रखेंगे यहाँ पे n की वैल्यू पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, तो अलग अलग ऊर्जा स्तर निकल के आती है। तो पहला जो ऊर्जा स्तर है उसकी जो मूल अवस्था होती है परमाणु हाइड्रोजन की, उसकी -13.6 इसमें रखेंगे तो ये आएगी वैल्यू। दूसरी जो निकल के आती है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरी जो निकल के आती है वो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही चौथी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 3-4 आपको डायरेक्टली पता हो तो बढ़िया है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम में। तो ये हो गई इसकी विभिन्न ऊर्जा स्तर। उसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं इसमें कि मान लीजिए मूल अवस्था की ऊर्जा आपको दे दी E1 है, मूल अवस्था हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था की ऊर्जा E1 है, तो nवीं कक्षा, कोई nवीं कक्षा के लिए पूछ ली कि क्या ऊर्जा होगी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मूल कितनी होती है मूल अवस्था की, आपको पता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस सूत्र में आप ये रखें, अगर En बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह क्या रख दोगे आप, E1 और बट्टा क्या आ गया n²। तो यहाँ से ये एक संबंध बन गया कि कोई भी ऊर्जा स्तर उसकी मूल ऊर्जा स्तर से कैसे संबंधित है। जैसे आपको बोल दिया तीसरी ऊर्जा स्तर और पहली ऊर्जा स्तर में क्या संबंध है, तो तीसरी ऊर्जा स्तर का क्या संबंध होगा, E3 बराबर, तो E1 बट्टा ये मूल ऊर्जा स्तर, और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर 9, ये संबंध है। ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं, तो ये भी आप देखें, लिखें इसको। अब बात करते हैं त्रिज्या की। त्रिज्या से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी कक्ष में घूम रहा है तो उस कक्ष की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो त्रिज्या के लिए जो आपका सूत्र होता है Rn से लिखते हैं nवीं कक्षा की त्रिज्या, वो लिखते हैं 0.53 गुणा n² बटा z, और ये लिखते हैं एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम का पता ही आपको, एक एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये अब ये सूत्र होता है त्रिज्या का। तो अगर हाइड्रोजन के लिए देखें तो हाइड्रोजन में जेड की जो वैल्यू है वो हम रख देंगे 1, तो ये आ जाएगा हाइड्रोजन के लिए। सिमिलरली एंगस्ट्रॉम में इसी तरीके से, अगर पीछे जैसे हमने देखा था इसकी मूल जो ऊर्जा स्तर है जिसमें ये इसका जो ग्राउंड स्टेट है अगर उसमें घूम रहा है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी R1, जो होती है 5.53, और इनकी वैल्यू 1 कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। ये मूल ऊर्जा स्तर की, जिस ऊर्जा स्तर में ये घूम रहा है उसकी त्रिज्या ये होगी। तो अब पूछ ले कि मूल ऊर्जा स्तर के साथ nवीं कक्षा का क्या संबंध है, वो भी एक प्रश्न बनता है। तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो R, और यहाँ पे 0.53 एंगस्ट्रॉम जो है इसकी जगह पे ये पूरा R1 रख देंगे, और बाकी n² इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये संबंध यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, इस बार फिर आ सकता है, तो इसको ध्यान से रखें। जैसे न्यूमेरिकल कैसे आएगा, बोल देंगे कि हाइड्रोजन परमाणु की जो मूल ऊर्जा स्तर की जो त्रिज्या है वो R1 है, तो दूसरी ऊर्जा स्तर की त्रिज्या का मूल ऊर्जा स्तर की त्रिज्या से संबंध बताइए, तो कौन सी थी, दूसरी की, n की जगह 2 रख देंगे, R1 और n की जगह कितना 2, तो 4, तो R2 इक्वल टू में 4R1। तो इस टाइप से प्रश्न आपको ऊर्जा त्रिज्या से भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगली जो चीज पूछी जाएगी वो पूछी जा सकती है आपको इसके बारे में, वेग के बारे में, कि किसी ऊर्जा स्तर में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका वेग क्या होगा। तो इसका सीधा फॉर्मूला आप याद रखें, तो nवें स्तर में वेग होता है 2 पॉइंट, लगभग अप्रोक्सीमेटली रखेंगे 2.2 गुणा जेड बट्टा n। वैसे तो 1/8 होता है, अगर आप सही से देखें इसको तो 1/8 और मीटर पर जेड बाई एन, इससे पहले एक 10⁶ का फैक्टर इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। तो ये वेग का है, हाइड्रोजन है तो उसके लिए जेड की वैल्यू 1 कर दें। अब जो भी ऊर्जा स्तर में आपको पूछे वो एन की वैल्यू यहाँ पे रख दें, आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका वेग का सूत्र। ये तो क्वेश्चन यहाँ से इस टाइप के। अब चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे पूछे जाएंगे। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि हाइड्रोजन कोई परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु में मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे ऊर्जा स्तर में है, और अब इस इलेक्ट्रॉन को हमें मुक्त करना है इस परमाणु से, तो कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए मैंने आपको बताया था ऊर्जा स्तर आप सीधे याद रखें। जैसे आपने कहा पहले की होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे है इस ऊर्जा स्तर में, क्वेश्चन में ये बोला गया है इसको मुक्त करना है। मुक्त करना है मतलब उसका मतलब होता है n बराबर इन्फिनिटी इस ऊर्जा स्तर में, यानी कि इसे बाहर कर देना है। बाहर करने का मतलब होता है n बराबर इन्फिनिटी। तो कितनी इसको ऊर्जा चाहिए, तो इसको ऊर्जा कितनी चाहिए तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको सीधी सीधी बात है, लास्ट जिसमें जा रहा है ये फाइनल और जिसमें से ये शुरू में था उन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, उतनी ही ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी दो ऊर्जा स्तरों में अगर इसको भेजना है। दो ऊर्जा स्तरों के बीच में अगर इसका स्थानांतरण करना है तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए। तो फाइनल क्या है आपका अनंत वाला, और पहला कौन सा है इनिशियल, कौन सा है इनिशियल है आपका दूसरा ऊर्जा स्तर। तो फाइनल ई इन्फिनिटी, जब ये बाहर ही चला जाएगा तो ये मुक्त हो गया, मुक्त हो गया तो इसकी ऊर्जा होगी 0। और यहाँ पे कितनी थी इसकी -3.4, ये माइनस सूत्र का है, ये माइनस यहाँ से आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सूत्र एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा क्या होती है। आयनीकरण ऊर्जा, आयनीकरण ऊर्जा का मतलब क्या होता है। आयनीकरण ऊर्जा का मतलब ये है कि इसको मूल ऊर्जा स्तर से मुक्त करने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए। तो मूल ऊर्जा स्तर से मुक्त करने के लिए कितनी ऊर्जा, यानी कि दो ऊर्जा स्तरों के बीच में स्थानांतरण की बात हो रही है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो फाइनल मुक्त करना है तो 0 इनफाइनाइट लास्ट वाले में, और इनिशियली यानी कि आयनीकरण ऊर्जा का मतलब यही होता है कि पहले वाले की ऊर्जा पहले वाले में है और उससे लास्ट में जा रहा है, तो पहले वाले की -13.6 बस हो गया, इसको कर दो तो +13.6 इलेक्ट्रॉन। ये अगर हाइड्रोजन एटम की आपको पूछ ली जाए आयनीकरण ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम त्रिज्या पे अगर देखें कैसे पूछे जा सकते हैं तो देखते हैं हम। क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं इस टॉपिक से, 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया आपको n बराबर 4 कक्षा है उसकी आपको त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या था 0.53 इंटू n स्क्वायर बटा जेड एंगस्ट्रॉम। किसकी है ये हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रही है, हाइड्रोजन परमाणु की। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड की वैल्यू 1 रख दीजिए, ये 0.53, जेड का मान 1, n का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 बटा जेड का मान 1 एंगस्ट्रॉम। अभी थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको लग सकती है मुश्किल, लेकिन इसको लगभग 0.5 मान ले। 0.5 का मतलब क्या होता है आधा, 0.5 का मतलब होता है आधा, 4 तो 8 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन भी आपको थोड़ी थोड़ी अप्रोक्सीमेट आनी चाहिए। ऑप्शन थोड़े दूर दूर होते हैं तो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। तो जब भी आप त्रिज्या निकालो तो इसको 0.5 मान लें, 0.5 का मतलब होता है आधा करना, तो इसको ऐसे आधा कर सकते हो आप। उसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया कि मूल जो त्रिज्या है, मूल ऊर्जा स्तर की त्रिज्या R1 है, तो R5 का R1 के साथ क्या संबंध है, ये संबंध बताना है आपको। तो अब मैंने बताया था आपको, उसके लिए आपको क्या करना है Rn इज इक्वल टू में n स्क्वायर R1, ये संबंध होता है। हमने देखा था फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, Rn कौन सा है R5 का संबंध चाहिए आपको, R5 n स्क्वायर, n क्या है 5 है यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर और इनटू में R1 क्या है मूल ऊर्जा, इसके साथ तो पता नहीं तो इसको छेड़ना ही नहीं, इसको जैसे है वैसे रख दो। तो R5 क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और R1, ये आ गया इसका संबंध। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, इस टाइप के सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, थ्योरी का पार्ट है वो हमने बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम, इससे क्वेश्चन आएगा एक पक्का, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम। न्यूमेरिकल आए चाहे ना आए लेकिन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, अब हाइड्रोजन में देखा बहुत सारी ऊर्जा स्तर बनी है, बहुत सारे ऊर्जा स्तर बने, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस टाइप से बने हैं। तो अब ये है आपका पहला एनर्जी ऊर्जा स्तर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो जब आप अगर देखें इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब यहाँ पे जाएगा, यहाँ से जब यहाँ पे जाएगा तो कुछ ऊर्जा को ये छोड़ देगा, कुछ एनर्जी कुछ ऊर्जा को ये मुक्त कर देगा। तो उस जो ऊर्जा को मुक्त करेगा वो एक तरंग की फॉर्म में, इस तरंग के रूप में बाहर निकलेगी। तो जब हम उसको एनालिसिस करते हैं, जब उसको हम देखते हैं अलग अलग तरंगों को, तो हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है। तो इसी स्पेक्ट्रम को हमें पढ़ना है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन कौन से स्पेक्ट्रम मिलते हैं, एक होता है लाइमन, एक लाइमन सीरीज, एक होती है बामर, एक होती है पास्चन। अपने को ये 3 ध्यान रखनी है, आपको पता होगा। लाइमन कौन सी होती है, अगर आपके n बराबर 1 में, n E1 या फिर n बराबर 1 वाली स्टेट में, n बराबर 1 वाली ऊर्जा स्तर में ऊपर के किसी भी ऊर्जा स्तर से
ऊपर के किसी भी ऊर्जा स्तर से n बराबर 1 वाले में अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसको बोलेंगे लाइमन, यानी कि n से n बराबर 1, n क्या है, एक से अगर कोई भी बड़ा स्तर है उससे एक वाले में अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपका जा रहा है तो उसको बोलेंगे लाइमन सीरीज। और ये कौन से क्षेत्र में मिलती है आपको, ये मिलती है यूवी रीजन में। यूवी का मतलब होता है पराबैंगनी क्षेत्र में। दूसरा n 2 से बड़ा होना चाहिए, उससे अगर दूसरे ऊर्जा स्तर में आ रही है, यहाँ पे इस वाले में अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहे हैं ऐसे, तो इसको बोलेंगे हम बामर सीरीज। और ये मिलती है आपको दृश्य विजिबल रीजन में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है थ्योरेटिकल। तीसरी मिलती है पाश्चन, n से n बराबर 3 में, लेकिन n जो जिससे आ रहा है इलेक्ट्रॉन वो तीसरे से ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ से तीसरे में आएगा ऐसे, तो इसको बोलेंगे पाश्चन। बहुत सिंपल ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्या पूछेंगे यहाँ से, एक यहाँ से अब ये जो लाइमन सीरीज, बामर सीरीज और पाश्चन सीरीज जो बनी है, इनके बाद कुछ जो तरंगे जो निकली है उनकी तरंग दैर्ध्य आपको पूछी जा सकती है। जैसे इसका फॉर्मूला होता है a बटा लेमडा, पढ़ा होगा आपने। r हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहा हूँ इसलिए जेड स्क्वायर नहीं लिखेंगे हम, 1 बटा n आई स्क्वायर माइनस 1 बटा n फाइनल स्क्वायर, इसका आप कर दीजिए ब्रैकेट, यहाँ पे इसका मोड भी लगा दीजिए, क्योंकि जो भी आंसर इसको हल करने के बाद उत्तर आएगा उसमें माइनस प्लस आपको नहीं देखना, उसको प्लस में ही लेना है। ये r जो है ये होता है रिडबर्ग नियतांक। इसका मान कितना होता है ये पेपर में आपको पूछा जा सकता है। ये मान होता है इसका 1.097 गुणा 10 की घात 7 और इसका मात्रक होता है मीटर इनवर्स। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न कैसे आएगा, न्यूमेरिकल अगर आता है तो न्यूमेरिकल ऐसे देगा कि हाइड्रोजन परमाणु की पहली लाइमन सीरीज की तरंग दैर्ध्य बताइए। तो पहली लाइमन सीरीज की कैसे बताएंगे हम, सिर्फ प्रश्न इतना आएगा, पहली लाइमन श्रेणी की तरंग दैर्ध्य, ये लेमडा आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला, ये सूत्र लगाइए, 1 बटा लेमडा, आर का मान 1.097 होता है, इसको मैं लगभग 1.1 ले लेता हूँ, इसको 1.1 लेता हूँ लगभग, और इसकी घात 7 और 1 बटा, अब पहली लाइमन सीरीज कौन सी होती है, पहली लाइमन सीरीज होती है पहले ऊर्जा स्तर में आ रहा है ऊपर के दूसरे ऊर्जा स्तर से, ये पहली होती है। 3 से अगर आता तो इसको बोलते हैं दूसरी, लेकिन अभी कौन सी है, ये पहली लाइमन श्रेणी है। तो पहली लाइमन श्रेणी के लिए अगर पहले n की वैल्यू 1 है फिर 2 हो गई, तो यहाँ पे 1 रख दीजिए, यहाँ पे 2 रख दीजिए, यहाँ पे भी 2 रख दोगे तो भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 1 रख दोगे तो भी दिक्कत नहीं है, हमने कहा था यहाँ पे मोड लगा रहे हैं माइनस प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 बाई लेमडा 1.1 इंटू 10⁻⁴ इसकी घात 7, और इसको जब करोगे तो 4 1 माइनस 1 बटा 4, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3 बटा 4, इसको आपको हल करेंगे तो 3 बटा 4। अब आपको लेमडा तरंग दैर्ध्य चाहिए तो इसको 1 उल्टा कर दीजिए पूरा, तो यहाँ पे जो ऊपर है वो नीचे, नीचे हो ऊपर, 4 ऊपर बटा 3 नीचे, गुणा 1.1 और 10 की घात है ये -7, 10 की घात है -7। अब ये है सिर्फ कैलकुलेशन आपकी, तो ये अगर आप करेंगे इसको सोल्व, तो ये कैलकुलेशन है, इसके बाद जो भी आपका एक अप्रोक्सीमेट आंसर तक आप आराम से पहुंच सकते हैं। ठीक है, अगली जो हमें बात करनी है वो है इस पे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। एक जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताया कि लाइमन, बामर और पाश्चन ये कौन कौन से क्षेत्र में मिलती है। तो लाइमन का ध्यान रखना अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलती है, यानी कि पराबैंगनी क्षेत्र में, ये मिलती है विजिबल में यानी कि दृश्य क्षेत्र में, और ये मिलती है आपकी अवरक्त यानी कि इंफ्रारेड में। तो इसको याद रखना, यूवी 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 यूवी, तो ऐसे आप इसको याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछेंगे। ये इस तरीके के हो गए हमारे प्रश्न। अब एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, तो इस बार पूछा जा सकता है, अब तक नहीं पूछा है, वो है ड्यूट्रियम एटम के लिए पूछ लिया है एक बार पेपर में। अब एक एटम होता है जिसको बोलते हैं पोजिट्रोनियम जो परमाणु है उसकी ऊर्जा पूछी जा सकती है आपको। ये प्रश्न आएगा तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, लेकिन आपको ये पढ़ना है कैसे, इसकी जो ऊर्जा आती है वो कैसे आती है, आपको लिखनी कैसी है। जैसे हाइड्रोजन की आती है बिल्कुल वैसी नहीं होती है, इसमें कुछ ऐसे आएगा -13.6, हाइड्रोजन क्या होती है बटा n², ये तो थी, जेड को 1 रख देंगे तो ये तो हाइड्रोजन की हो गई। इसकी क्या होती है, इसमें होती है 2n²,
ऐसा क्यों होता है वो अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, इसको याद रखें आप। कौन से के लिए? पॉजिट्रोनियम। पॉजिट्रोनियम ड्यूटेरियम या ट्राइटियम के लिए तो वही है, लेकिन पॉजिट्रोनियम के लिए ये है। पॉजिट्रोनियम एक ऐसा परमाणु है जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और उसके नाभिक में भी एक इलेक्ट्रॉन ही बैठा हुआ है, उसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन जैसा ही बैठा हुआ है जो कि हल्का है प्रोटॉन से, इसलिए ये फॉर्मूला चेंज हो गया। तो ये आपको ध्यान रखनी है। इसके लिए आपके पूछ ली ग्राउंड स्टेट यानी कि मूल अवस्था की ऊर्जा कितनी होगी? मूल अवस्था पॉजिट्रोनियम की मूल अवस्था की ऊर्जा कैसे निकालेंगे? n बराबर 1 कर देंगे। E1 माइनस 13.6 बटा n बराबर 1 करेंगे तो E1 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सीधा क्वेश्चन इस बार आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको रखें ध्यान में। तो हाइड्रोजन परमाणु की पूरी चर्चा हो गई, वहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। अब एक और टॉपिक है गतिकी। ये चैप्टर पहला चैप्टर है गतिकी, इसको हम देखते हैं। इससे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के लगभग क्वेश्चन इसमें हर साल पूछे जाते हैं अब तक जो एग्जाम हुए हैं। इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा बेसिक नहीं पढ़ेंगे इसका क्या होता है कैसे होता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पे हम बात करेंगे। गतिकी में भी ये कौन सा पार्ट है? घूर्णन गति का एक पार्ट है। घूर्णन गति आपको पता है, अगर कोई पिंड अपने अक्ष पे या फिर किसी अक्ष के अबाउट घूम रहा है तो ऐसी गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति में हमें जो कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं उसमें एक तो टॉपिक है द्रव्यमान केंद्र, एक हमें पढ़ना है कोणीय वेग, कोणीय संवेग और बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण। यहाँ से 3 क्वेश्चन इन टॉपिकों से आते हैं और बहुत सिंपल आते हैं, थोड़ा थोड़ा भी आप देख लोगे तो प्रश्न हो जाएगा। तो द्रव्यमान केंद्र के बारे में बात करें, ये क्या होता है? कोई भी बिंदु, निकाय है, बहुत सारे बिंदु एक निकाय में है, या फिर कोई दृढ़ पिंड है जैसे कोई रोड है, वलय है, चकती है, गोला है, उन सब में एक ऐसा बिंदु होता है जिसपे हम पूरा का पूरा जो द्रव्यमान है उस पे हम उसका ले सकते हैं उस बिंदु पे, तो उसको बोलते हैं द्रव्यमान केंद्र। तो इसमें से प्रश्न क्या बनेंगे? सबसे पहले कुछ फॉर्मूला, कुछ सूत्र देखते हैं। तो इसके सूत्र है, सबसे पहले द्रव्यमान केंद्र निकालते कैसे है किसी भी निकाय का? अगर बिंदु निकाय है तो कैसे निकालेंगे? बिंदु निकाय, ऐसे बहुत सारे आपको ऐसे बिंदु द्रव्यमान पड़े हुए हैं, M1 M2 M3 M4 M5। तो सबसे पहले तो इनके निर्देशांक आपको बताने पड़ेंगे। निर्देशांक कैसे बताते हैं आप? एक आपके पास अक्ष आपको निर्धारित करनी है और मूल बिंदु आपके पास होता है, इसके सापेक्ष आपके अलग अलग द्रव्यमान होंगे, जैसे x1 y1, ऐसे ही x2 y2 अलग अलग, तो सबके ऐसे लिख सकते हैं। तो ये लिखने के बाद आपको ये कैसे निकालना है कि इसे क्या सूत्र होगा कि आप इसका निर्देशांक द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक बता पाओ, यानी कि फिर जब द्रव्यमान केंद्र निकल जाएगा तो इन सबको हटा के सिर्फ वो एक बिंदु ही रह जाएगा जो इस पूरे निकाय को परिभाषित कर देगा। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं हम, तो जो द्रव्यमान केंद्र का x निर्देशांक होगा वो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए m1 x1 m2 x2 और ऐसे जितने भी हैं वो सारे जोड़ेंगे, और नीचे क्या आएगा? m1 m2, जितने भी द्रव्यमान है उनको जोड़ेंगे। ऊपर तो m1 x1 m2 x2 इनको जोड़ते जा रहे हैं, नीचे सिर्फ द्रव्यमान को जोड़ते जा रहे हैं। जब ये हल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा क्या? द्रव्यमान केंद्र का x निर्देशांक। दूसरा y निर्देशांक, सेम फॉर्मूला है, x की जगह y कर दीजिए। पहला तो आपको ये फॉर्मूला ही पूछा जा सकता है, सीधा सीधा जितने भी द्रव्यमान है उतने ही जोड़ने हैं। अब दूसरी चीज इसके अंदर अगर आप देखें क्या है कि इसको एक और फॉर्म में लिखते हैं, इसको समेशन वाली फॉर्म में लिखते हैं इसको। तो कैसे लिखेंगे? x निर्देशांक निकालना तो कैसे लिखेंगे? एम आई एक्स आई, और i 1 से लेके n तक जितने भी द्रव्यमान है वो जोड़ेंगे, और नीचे द्रव्यमान i जो है 1 से लेके n तक। समेशन का मतलब है ये प्लस होता जाएगा, i को 1 रखेंगे तो m1 x1 बन जाएगा वहां पर, और फिर समेशन का मतलब प्लस, फिर m2 रखेंगे n की जगह तो m2 x2, ऐसे तो ऐसे ही y को भी लिख सकते हैं। तो एक तो ये सूत्र पूछा जा सकता है सीधा ही। दूसरी बात, न्यूमेरिकल यहाँ से सीधे सीधे आते हैं। न्यूमेरिकल कैसा आएगा देखिए, न्यूमेरिकल जैसे आपको बोल दिया ये एक द्रव्यमान है जिसको m1 बोल दिया, ये एक द्रव्यमान है जिसको m2 बोल दिया, और ये आपकी जो x अक्ष है वो है, और यहाँ पे आपका मूल बिंदु है हीरा। इसके निर्देशांक दे दिया आपको 2,0, क्योंकि x अक्ष पर है तो y तो 0 ही होगा। इसके दे दिए 4,0, और आपको पूछ लिया द्रव्यमान केंद्र, इसको मान लीजिए m है, ये मान लीजिए आपका 2m है। ऐसा प्रश्न है, ऐसे आपको 2 बिंदु कण दिए हुए हैं और इनका आपको
द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पूछी है। तो एक तो चीज यहाँ से देखिए, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी 0, y निर्देशांक यहाँ पे भी 0, y निर्देशांक यहाँ पे भी 0। तो आप यहाँ पे सेंटर ऑफ जो मास है आपका द्रव्यमान केंद्र है उसका y निर्देशांक तो 0 ही आएगा। इसका सिर्फ x निर्देशांक निकालना है आपको, m1 x1 m2 x2 m1 प्लस m2 कीजिए इसको। तो बस मान रखने हैं m1 का मान m है और इसके लिए x1 यानी कि x निर्देशांक 2 है तो इसको 2 से गुणा, फिर जोड़ कीजिए इसका किसके साथ, m2 2m है और इसका x निर्देशांक कितना है 4 है और बट्टे में क्या आएगा m1 और m2 को जोड़ दीजिए, m और 2m 3 है। इसको हल कीजिए आगे तो यहाँ से देखेंगे 2m 4 दूनी 8, 8 और 2 10m, 10m बटा 3m, m से m काट दीजिए 10 बटा 3। यहाँ पे कहीं पे इनके बीच में इतनी दूरी पर, कहाँ से, इस ओरिजिन से, ओरिजिन के सापेक्ष ही बात कर रहे हैं। यहाँ से 10 बटा 3 दूरी पे, यानी कि 10 बटा 3 का मतलब 3.3 मीटर दूरी पे लगभग ये यहाँ पे पाया जाएगा आपका इसका द्रव्यमान केंद्र। और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन और उसके बाद एक फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अगर दो मास अगर बराबर हैं, दो एकदम बराबर मास हैं, तो उनका द्रव्यमान केंद्र कहाँ आएगा, आप निकाल के देखना। अगर यहाँ से मास अगर बराबर है, द्रव्यमान अगर बराबर है, इसका भी m है इसका भी m है, तो निर्देशांक चाहे जो भी हो इनका द्रव्यमान केंद्र एकदम बीचों बीच आएगा, एकदम बीचों बीच आएगा, बीच में आएगा एकदम। तो ये आपको बात याद रखनी है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, एक द्रव्यमान m है, दूसरा द्रव्यमान 2m है, तो इनका द्रव्यमान केंद्र बीचों बीच तो नहीं आएगा। ये मतलब इसका बीचों बीच है, पूरी इसकी लंबाई अगर l है, ये l बटा 2 पर तो नहीं आएगा किसी भी हाल में। तो आएगा कहाँ, इस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा। तो ध्यान रखना, जो द्रव्यमान भारी है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा है, उस वाली साइड आएगा हमेशा ही। ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट, ये वाला तथ्य आपको याद रखना है। जो भारी वाला द्रव्यमान है उस द्रव्यमान की तरफ हमेशा ही द्रव्यमान केंद्र शिफ्ट होता है, अगर ऐसा केस है तो। उसके अलावा इसमें से और क्या क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आता है इसमें से, मान लीजिए आपके पास दो द्रव्यमान थे और उनका कोई एक शुरू में द्रव्यमान केंद्र कहीं पे था, उसके बाद मैंने एक द्रव्यमान को खिसका दिया किसी तरफ, तो द्रव्यमान केंद्र को आपको परिवर्तित करना है नहीं, तो दूसरा द्रव्यमान कितना शिफ्ट करना पड़ेगा। यानी कि क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आपके पास एक द्रव्यमान ये है m1, दूसरा द्रव्यमान ये रहा m2 और यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे इनका द्रव्यमान केंद्र है। अब मैंने किया क्या, इस वाले m1 को थोड़ा इधर ले गया, मैं थोड़ा सा इधर ले गया, तो मुझे ये कहा गया है प्रश्न में कि द्रव्यमान केंद्र अभी भी यहीं पे रहेगा, तो मुझे m2 को कितना खिसकाना पड़ेगा ताकि द्रव्यमान केंद्र यहीं पे रहे। इसके लिए फॉर्मूला आपको क्या यूज करना है, कैसे आया वो आपको ध्यान नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखना m1 प्लस डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 बराबर 0 करना है इसको। ये चीज लगानी है जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए कि द्रव्यमान के अंदर वहीं रहना चाहिए, एक द्रव्यमान खिसका दिया, दूसरे द्रव्यमान को कितना खिसकाएं। मान लीजिए यहाँ पे ये बोला जाता कि m1 को सेंटर ऑफ मास की तरफ d दूरी से, सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र की तरफ m1 को d दूरी से खिसका दिया गया, इसको d दूरी से खिसका के यहाँ ले आए। m2 को किस तरफ खिसकाएं और कितना खिसकाएं ताकि ये यहीं पे रहे द्रव्यमान केंद्र। मान रखिए यहाँ पे m1 और डेल्टा x1 का मतलब है यहाँ पे m1 को कितना खिसकाया है, तो d खिसकाया है इधर, इधर वाली साइड को पॉजिटिव ले लीजिए, इधर वाली साइड को नेगेटिव। मान आपको प्लस माइनस के साथ रखनी है, इस दिशा में गए यानी कि प्लस का साइन लेना है आपको, प्लस कितना d लेके गए हैं प्लस, फिर कितना m2, इसको कितना खिसकाया यही तो आपको पता करना है, जिसको ये रखिए बराबर कितना 0। अब क्या होगा, यहाँ से आपको क्या m2 पता है, d आपको दिया हुआ प्रश्न में m1 दिया हुआ है, सिर्फ डेल्टा x2 यहाँ पे आपको ज्ञात करना है, तो इसको निकालिए। तो पक्षांतरण करके उधर लेके जाएंगे, फिर इस m2 को भाग में देंगे, तो यहाँ पे ये आएगा इसका मान माइनस m1 d बटा m2। ये प्रश्न पूछा जा चुका है पहले भी और आ सकता है इस बार, इसमें वैल्यू दे दी जाएगी m1 m2 की। माइनस क्यों आया है, माइनस का मतलब ये है कि इस दिशा में लेके जाना है, तो माइनस का मतलब इस दिशा में, और कितना इतना। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसको करें नोट। अब इसमें एक चीज और देखते हैं, होता सतत द्रव्यमान। जैसे मान लीजिए आपको एक रोड दे दी पूरी, तो इसके अंदर पूरा एक द्रव्यमान भरा हुआ है पूरा। जैसे आपको एक वलय दे दी, वलय यानी रिंग मतलब जैसे चूड़ी है आपकी, वैसी कुछ आपको दे दी आकृति, या फिर चकती दे दी, चकती मतलब प्लेट की जैसी, यानी कि आपकी जो डिस्क होती है, यानी कि जो आपने देखी होगी सीडी जो होती है, पुरानी जो सीडी आती थी उस टाइप से चकती। तो इस प्रकार के जो द्रव्यमान होते हैं उनको बोलते हैं सतत द्रव्यमान। इनके लिए अगर आप देखें, अगर प्रश्न में लिख दिया एक समान द्रव्यमान है, एक समान द्रव्यमान है,
यानी कि हर एक भाग में इसके एक सा द्रव्यमान भरा हो, यहाँ पे जितना है उतना ही यहाँ पे इस पार्ट में, इस वाले भाग में उतना ही द्रव्यमान है, इस वाले भाग में उतना। एक समान द्रव्यमान का अगर कोई आकृति है और समरूप आकृति है, समरूप आकृति है, समरूप का मतलब मान लीजिए ये आपकी वाले है, इसको यहाँ से एक्स अक्ष और वाई अक्ष से देखेंगे तो एक्स अक्ष के अबाउट भी वैसा ही भाग, वाई अक्ष के अबाउट देखेंगे तो भी वैसी की वैसी ही ये लग रही है, दोनों पार्ट सेम है। इसका मतलब ये समरूप आकृति है। तो ऐसी आकृति एक समान द्रव्यमान और समरूप है, तो ऐसी सतत सतहों का जो द्रव्यमान केंद्र आता है वो उनके बीचों बीच आता है, उन सतह के बीचों बीच ही आएगा। जैसे इसका एकदम इसके सेंटर पे आएगा, इसका एकदम इसके सेंटर पे आएगा। रोड जैसे है तो रोड का एकदम सेंटर कहाँ पे है, वहीं पे आएगा। यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र इसके बीचों बीच आता है। एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ से फैक्ट, एक फैक्ट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। क्या कई बार आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, या हो सकता है पूछ ले इस बार भी, कि क्या जरूरी है कि द्रव्यमान केंद्र जो है वो किसी पदार्थ के द्रव्य भाग में ही हो। द्रव्य भाग का मतलब ये है, जैसे ये चूड़ी है आपकी, जैसे रिंग है, तो मान लीजिए आपके पास चूड़ी है, तो चूड़ी का द्रव्य भाग कौन सा होता है, जो पूरा घेरा होता है उसमें कुछ ना कुछ कण भरे होते हैं वो चूड़ी में। तो क्या जरूरी है उसमें कणों के अंदर ही द्रव्यमान केंद्र आएगा, वो उसमें से कोई कण ही होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। द्रव्यमान केंद्र हमें पता है एक काल्पनिक बिंदु है, वो कहाँ पे भी हो सकता है। तो आपको पता है चूड़ी का अगर देखेंगे तो चूड़ी का कहाँ पे आएगा, इसके बीचों बीच आएगा। यहाँ पे कोई द्रव्य थोड़ी, यहाँ तो हवा है, तो यहाँ पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है यही हो। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ये अपनी लैंग्वेज में लिख लें। अब एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन, अगर थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन अगर देखें, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, शायद पूछ लिया। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये एक्स और वाई अक्ष है, एक्स और वाई अक्ष है, यहाँ से कुछ आकृति बनाई गई है ऐसी, इस टाइप से ये, और यहाँ पे इसके निर्देशांक सबके लिखे हुए हैं। ये मान लीजिए निर्देशांक देखते हैं कितने हैं, ये है आपके 1 2, ये है आपका 2 1, इस बिंदु का, इस बिंदु का 2 1 2 0, ये तो आपका मूल बिंदु है 0 0, ये है आपका 1 1, और ये है आपका 0 2। अब आपको करना क्या है, ये पूरा ऐसे भरा हुआ है, यहाँ से ऐसे 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 पूरा ये इस टाइप का कोई पदार्थ है, ये अंदर से पूरा भरा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसका द्रव्यमान केंद्र निकालना है। तो सीधा अगर आप देखेंगे निकालने के लिए तो बहुत मुश्किल होगा, सतत द्रव्यमान है, पूरा भरा हुआ है, हमें तो ऐसा कोई सूत्र पता नहीं है, या फिर समाकलन करके निकालेंगे तो बहुत ही मुश्किल। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, इसको अभी तो हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि जो सब एक समान रूप से वितरित अगर द्रव्यमान है तो उनका जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो बीचों बीच होता है। ये एक समान द्रव्यमान तो है जिसमें हर एक पार्ट में एक सा भरा हुआ है, लेकिन ये आकृति समरूप नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे समरूप आकृति नहीं है ये। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 भागों में बांट लेंगे, ऐसे यहाँ से इसको ऐसे मिलाइए, यहाँ से इसको ऐसे मिलाइए। अब जो ये बनेंगे ये 3 वर्ग बनेंगे, 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग। ये तीनों अलग अलग समरूप है, ये समरूप है, ये समरूप है, ये समरूप है, ये तीनों एक जैसे हैं, ये तीनों हैं एक जैसे। ध्यान रखना, बनाने में थोड़ा लग रहा है कि अलग अलग है लेकिन एक जैसे है। तो अब इन सबका बीचों बीच आएगा द्रव्यमान के अंदर, इनका अलग अलग बीचों बीच आएगा। तो अब इस समस्या को हमने ऐसे बना लिया कि हमारे पास ये एक्सिस थी, एक्स वाई, तो अब हमारे पास 3 बिंदु निकाय है जैसे। अब ये समस्या हमारी ऐसी बन गई, क्यों? क्योंकि सतत द्रव्यमान का बीचों बीच होता है, तो उनको हमने एक एक द्रव्यमान केंद्र के बिंदुओं से हमें पता है, उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे बना दिए। इनके बस निर्देशांक अगर आपको पता लग जाए, तो ये इसको मान लीजिए पहला बिंदु है, इसको ये दूसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु, तीनों बिंदुओं के निर्देशांक पता है, द्रव्यमान केंद्र आसानी से निकल सकता है। तो निकाल लीजिए निर्देशांक। ये वाला जो आपका बिंदु है ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये 1 है, ये भी 1, और यहाँ पे 0। तो यहाँ से देखेंगे इसके बीचों बीच, तो यहाँ से 1 है, एक्स का जो निर्देशांक 1 है, ये लंबाई 1 है, तो इसका बीचों बीच ये आधा रह जाएगा, आधा y है। y कितना होगा, यहाँ से देखेंगे y को ऐसे, तो ये कितना है 0,1। ये निर्देशांक आपको निकालने आते हैं, तो ये भी हो जाएगा आधा। तो ये वाला जो बिंदु, पहला बिंदु जो है वो आपका आधा कोमा आधा, हाफ कोमा हाफ आ गया। दूसरा बिंदु है वो क्या आएगा, ये वाला। इस वाले के निर्देशांक देखेंगे तो ये आ जाएगा 3/2, और ये ऊपर से नीचे तक ये 1 पूरी लंबाई है, तो ये रह जाएगी आधी, बीचों बीच आएगी। 3/2 1/2। और तीसरा बिंदु ये, इसको देखेंगे यहाँ से ऐसे एक्स में देखेंगे तो एक्स में इसकी लंबाई है 1, तो ये रह जाएगी आधी। और वाई में देखेंगे तो भी है 1, तो भी रह जाएगा ये। वाई में अगर इस भाग के देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक बीचों बीच है ना, ये बीचों बीच, यहाँ पे 1 है, इसका निर्देशांक यहाँ पे 2 है, 1 और 2 के बीच का आएगा वो आएगा 3/2। तो ये तीसरा बिंदु आ गया 3/2।
तो ये हमने किया क्या है, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, एक न्यूमेरिकल आया, तो इस न्यूमेरिकल को डायरेक्ट करना मुश्किल है, तो हमने क्या किया, अलग अलग तीन आकृतियां बना ली जो तीनों वर्ग बनी। तो वर्ग का हमें पता है बीचों बीच होगा सेंटर ऑफ मास, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास था उनका अलग अलग लेके इस समस्या को हमने ऐसे बना दिया। तीन बिंदुओं का अब आप द्रव्यमान केंद्र निकालना है, और तीन बिंदुओं का निर्देशांक पता है तो आप द्रव्यमान केंद्र निकाल सकते हो। तो ऐसे कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को सोल्व। अब कुछ क्वेश्चन जो और आ सकते हैं द्रव्यमान केंद्र से, यहाँ से इतने क्वेश्चन तो ये बन गए। अब कुछ और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको ध्यान रखने हैं कुछ आकृतियों के द्रव्यमान केंद्र। जैसे कि पहला है आपको, ये है आपकी क्या, ये है हाफ रिंग, ये वलय है, अर्धवलय, अर्धवलय का द्रव्यमान केंद्र कहाँ पे होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये वाली अक्ष है एकदम बीचों बीच से जा रही है, तो यहाँ पे इसके ऊपर होगा, और यहाँ से कितना ऊपर होगा, 2r/पाई ऊपर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है 2r/पाई। और एक आपको ध्यान रखना है किसका, इसके जैसे ही एक होती है जिसको हम बोलते हैं चक्ति, आदि चक्ति, अर्ध चक्ति, उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा। ये दो जरूर ध्यान रखें, ज्यादा ना तो यहाँ से पूछ सकते हैं क्वेश्चन। इसका जो होगा वो होगा कितना ऊपर, यहाँ से इस अक्ष पर, अक्ष तो अक्ष जो बीचों बीच से जाएगी उसी पे होगा, लेकिन ऊपर कितना होगा, इससे ऊपर होगा 4r/3 पाई। तो ये भी आप ध्यान रखें दो। अब बात करते हैं थोड़ी सी कोणीय वेग के बारे में। जैसे आपको पता है रेखीय गति में रेखीय वेग होता है जिसको हम v से लिखते हैं, यहाँ पे कोणीय वेग होता है। ये कोणीय वेग कैसे इसको परिभाषित करते हैं, ये होता है θ/Δt, यानी कि एकांक समय में कितना कोण कोई वस्तु घूमी है वही है कोणीय वेग। जैसे आपको बोल दिया जाए कोणीय वेग निकालो, अगर कोई वस्तु 2 सेकंड में 4 चक्र घूमी तो कोणीय वेग निकालो। तो कैसे निकालेंगे, तो इसका देखिए सीधा सीधा तरीका है। आपको क्या चाहिए, कोण कितना घूमी है और कितना टाइम लगा है उनको डिवाइड करना है। तो 4 चक्कर, एक चक्कर में कितना कोण, एक चक्कर में 2 पाई कोण घूमती है, तो 4 चक्कर में कितना, 4 चक्कर में 8 पाई। तो कितना आ जाएगा 8 पाई बट्टा समय कितना लगा है 2 सेकंड का, तो 2, तो 4 पाई। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन, रेडियन प्रति सेकंड। कोण को रेडियन में मापते हैं, रेडियन प्रति सेकंड। ये 4 पाई रेडियन प्रति सेकंड में इसका ये कैसे निकाल सकते हो कोणीय वेग। फिर कोणीय वेग का रेखीय वेग के क्या संबंध है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो जो आपको ध्यान रखना है वो है रेखीय वेग v सदिश, v वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर राशि है, उसका ओमेगा वेक्टर यानी कि कोणीय वेग उसका सदिश गुणन r के साथ। ये सीधा फॉर्मूला पूछ सकते हैं आपको, सीधा सूत्र, इस सूत्र को ध्यान रखें कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध है, वो कुछ ऐसा संबंध है। ये कोणीय वेग में देखें। अब हम बात करते हैं जड़त्व आघूर्ण के बारे में। अगला टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है जड़त्व आघूर्ण। इस टॉपिक से तो पक्का ही क्वेश्चन आएगा, 100% यहाँ से आएगा ये क्वेश्चन, चाहे न्यूमेरिकल आए। ज्यादातर चांस तो न्यूमेरिकल आने के ही हैं। जड़त्व आघूर्ण, तो जड़त्व आघूर्ण होता क्या है आपको पता ही होगा। जैसे कि रेखीय गति में हम द्रव्यमान की बात करते हैं, जो गति को परिवर्तन का विरोध करता है, गति परिवर्तन होने पे जिसका विरोध किया जाए वो द्रव्यमान होता है रेखीय गति में। वैसे ही यहाँ पे घूर्णन गति में एक राशि होती है जो उस घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध करती है। कोई घूम रही है वस्तु, और घूमने के बाद अगर उस पर कुछ उसको कम करने की कोशिश की जाए या उसको बढ़ाने की कोशिश की जाए तो उसमें एक गति, उस वस्तु में एक गुण होता है जो खुद ही उसका विरोध करती है, और वो गुण घूर्णन गति में जो काम करता है उसको बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण। इसको हम आई से लिखते हैं जड़त्व आघूर्ण को। अब जड़त्व आघूर्ण को निकालेंगे कैसे, न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे वो देखते हैं। तो जड़त्व आघूर्ण हमेशा ही एक अक्ष के परितः निकाला जाता है। मान लीजिए ये कोई अक्ष है, ठीक है, ये कोई अक्ष है, कोई भी अक्ष है, और यहाँ पे एक आपका बिंदु, पहले हम बिंदु आवेश के लिए देखते हैं, बिंदु आवेश के लिए देखते हैं कि बिंदु आवेश है m। तो इस बिंदु आवेश का इसके अगर चारों ओर घूम रहा है तो इसका जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से लंबवत दूरी देखनी है इसकी, मान लीजिए है ये d, तो इसका जो जड़त्व आघूर्ण आता है I जिसे लिखते हैं वो आएगा md²। सीधा सीधा, एक तो सीधा प्रश्न। दूसरा मान लीजिए अब एक और यहाँ पे मैं बना दूं, एक तो ये m था ही, एक तो ये m था ही इस तरफ d,
ये तो हो गया सीधा सूत्र, हमेशा यही लगाना है किसी बिंदु आवेश के लिए। एक अब ये क्वेश्चन ये आ गया कि यहाँ पे भी एक m रखा हुआ है, यहाँ पे भी एक m द्रव्यमान रखा हुआ है, इसकी भी दूरी d है। तो अब जो ये निकाय बना है, ये निकाय इस अक्ष के चारों ओर ऐसे घूम रहा है, तो इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, तो वही निकालना कैसे आपको। पहले एक को देखिए, एक बिंदु द्रव्यमान का निकालिए, तो क्या इसका हो जाएगा m, दूरी कितनी है d और उसका स्क्वायर, फिर प्लस कीजिए। दूसरा वाला बिंदु देखिए कितनी है दूरी, d और m मास है, द्रव्यमान है एम डी स्क्वायर, तो कितना आ गया एम डी स्क्वायर और एम डी स्क्वायर, 2 md स्क्वायर। ये इसका जड़त्व आघूर्ण आ गया, इसका जड़त्व आघूर्ण आ गया, आसानी से आप निकाल सकते हो। ये तो आप बिंदु आवेशों के लिए निकाल सकते हो। अगर आप सतत आवेश है, पिंड है कोई, जैसे वलय है, चकती है, गोला है, बेलन है, तो उनके लिए कैसे करेंगे, तो उनका आपको डायरेक्टली याद रखना है। किस किस का, देखिए वलय का, सबसे पहले वलय का, वलय क्या होती है, चूड़ी, रिंग, तो ये कुछ ऐसी वलय है, ठीक है। अब इसके भी कई अक्ष बन सकते हैं इसमें, एक तो अक्ष ये बनेगा, इसके केंद्र से गुजरे और इस तल को आर पार करे, वो वाला अक्ष, इसको बोलेंगे हम लंबवत अक्ष। तो पहला लंबवत अक्ष जो केंद्र से गुजरेगा, लंबवत अक्ष, लंबवत अक्ष प्लस केंद्र से गुजरे, प्लस केंद्र से, इसका अगर मैं मान लूं द्रव्यमान m है, इस चूड़ी का, इस रिंग का, इस वलय का, तो और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कितनी है r, तो इसका जड़त्व आघूर्ण आता है m r स्क्वायर, ये याद रखें। दूसरा दूसरा याद रखें, इसी के अंदर वलय के अंदर इसके व्यास से कोई अक्ष जाती है, इसके व्यास से, तो व्यास से ये वाली अक्ष भी जा सकती है, ये ऐसे अक्ष भी जा सकती है, ऐसे भी, जितनी भी अक्ष बने जो व्यास से होके जाती है, उन सारों के अराउंड अगर उसका जड़त्व आघूर्ण निकालें, उनसे अगर निकालें तो वो आएगा, तो 2 का भाग दे दीजिए, जो पहले वाला था उसमें ये आ गया एम आर स्क्वायर बटा 2, ये हो गया वलय के लिए। उसके लिए अगर सेम हम देखें, नेक्स्ट चकती के लिए, चकती के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे कर दीजिए 2 और यहाँ पे कर दीजिए 4, खत्म। यानी कि लंबवत अक्ष जो केंद्र से गुजर रही है ऐसी वाली, उसके लिए एम आर स्क्वायर बटा 2, जहां पे आपने वलय को छोड़ा था दूसरे वाले भाग में, वहां से शुरू होता है, और फिर आधा कर दीजिए एम आर स्क्वायर बटा 4, कौन सी, व्यास वाली अक्ष के लिए। ये हो गया आपका चकती के लिए, इसको भी ध्यान रखें। अगला क्या, अगला हम बात करते हैं अब गोला। गोला, गोले भी 2 थे, पहले हम बात करते हैं ठोस गोला। ध्यान रखना, ये ध्यान से करना, ठोस गोला, ठोस गोले का मतलब जो अंदर से पूरा भरा हो, जैसे कि आपकी कोई फुटबॉल, जैसे आपकी कोई मान लीजिए जैसे लोहे की कोई बॉल बनाई और उसके अंदर पूरा लोहा भरा हुआ है, वो है आपका ठोस गोला। तो इसका क्या आता है, कहाँ से, केंद्र से कोई भी अक्ष जाए, इसके इसके केंद्र से जाए, गोले की केंद्र से अक्ष से, केंद्र के अक्ष से, उसका आता है 2/5। यहाँ पे कितना आता है, 2/5 एम आर स्क्वायर, आर क्या है इसकी त्रिज्या, एम आर स्क्वायर तो सारों में आता है, आगे वाला आपको ध्यान रखना है, ये 2/5 आता है। खोखला हो गया, गोला क्या हो गया, खोखला। अगर गोला खोखला हो गया, अक्ष कौन सी है, अभी भी वही अक्ष है, कौन सी अक्ष है, केंद्र से जाने वाली, केंद्र की अक्ष। तो केंद्र की अक्ष से देखेंगे तो गोला खोखला हो गया, तो कितना आएगा, एम आर स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, उसके साथ कितना आएगा, 2 तो अभी भी आएगा ऊपर, लेकिन खोखला हो गया, थोड़ा कम हो गया, तो 2 बटा नीचे कम हो गया, 2/3, नीचे कम हो गया, नीचे 5 था, 3 हो गया, खोखला हो गया तो 3 हो गया, 2/3 एम आर स्क्वायर, ये हो गया आपका ठोस गोला। अब बेलन के लिए और देखिए लास्ट बस, बेलन के लिए बहुत आसान है, बेलन सेम, एक तो आपका ठोस बेलन, कौन सी अक्ष के अबाउट निकालेंगे, वही जो बेलन की खुद की अक्ष है, जैसे ये बेलन है, ठोस बेलन है, ये ठोस है बेलन पूरा, ये वाली अक्ष जो बेलन की खुद की अक्ष है, इसके अबाउट ये पूरा क्या है, ठोस है, ऐसे। तो कुछ नहीं करना, बस ये ठोस है, मतलब ये वाला जो सर्कुलर, ये जो वर्ताकार क्षेत्र है, ये क्या बनेगा, चकती बनेगा। तो जो चकती का होता है वही इसका होगा, जो डिस्क वाला जो हमने देखा था वलय के बाद जो हमने चकती देखी थी, उसका होता है वो इसका आ जाएगा, क्योंकि ये वाला भाग पूरा चकती बन रहा है। चकती का क्या होता था, चकती के केंद्र से आर पार होने वाली अक्ष से एम आर स्क्वायर बटा 4। और अगर खोखला हो जाए तो अगर खोखला बेलन हो जाए तो क्या होगा, तो वो तो आसान, इस बार जो बनेगी वो चूड़ी बनेगी, ये वाला भाग चूड़ी बनेगा, भरा हुआ नहीं, खोखला है नहीं, वलय बनेगी, और इसके अक्ष के पार हो जाए, वलय के अक्ष के पार पार आ जाए केंद्र से, तो कितना आता था, एम आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, याद कीजिए यहाँ पे 2 आता है, 4 व्यास वाले के लिए आता है, केंद्र से आर पार वाली अक्ष के लिए 2 आएगा, तो यहाँ पे एम आर स्क्वायर आ जाएगा। ये बेलन के लिए खोखला और ठोस सेम वही जो चकती और रिंग के लिए आता है, वलय के लिए आता है वो, ये आपको ध्यान रखनी है सारे।
अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट यहाँ से आ जाएंगे, ऐसे सीधा पूछ सकते हैं आपको। अब दो प्रमेय यहाँ पे देखते हैं, एक होती है लंबवत अक्ष प्रमेय, लंबवत अक्ष प्रमेय, लंबवत अक्ष प्रमेय, एक होती है समांतर अक्ष प्रमेय, समांतर अक्ष प्रमेय, जड़त्व आघूर्ण से ही संबंधित है अक्ष प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहती है, कोई भी वस्तु जैसे आपकी ये ले लीजिए आप, जो आपका वल्ले ही है, रिंग है आपकी, तो ऐसे एक एक्स है, एक्स इसकी, एक एक्स वाई बना ली, और एक तीसरी एक्स ये है, देखिए तो इसके आर पार जा रही है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ से ऐसे दिखाता हूँ जेड, इसका मतलब ये ऐसे आर पार जाने वाली तीसरी एक्स। तो जिस तल में है, मान लीजिए ये तल में है एक्स वाई के, एक्स वाई इस बोर्ड के तल में है, तो इसी तल में ये वल्ले है, लेकिन ये जो जेड अक्ष है ये तल के लंबवत है। तो मान लीजिए जेड के अबाउट में इसका जड़त्व आघूर्ण आई जेड मानता हूँ, एक्स के लिए आई एक्स और वाई के लिए आई वाई मानता हूँ। तो इन तीनों में एक संबंध होगा। संबंध कैसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि एक बिंदु से तीन अक्ष गुजरे, दो तो तल में हूँ, एक तल के बाहर लंबवत हूँ, जो तल में दोनों हैं उनको जोड़ दीजिए, जो उस पदार्थ के तल में है उन दोनों को जोड़ दीजिए। ये दोनों जोड़ने के बाद किसके बराबर आएगा, जो तल के लंबवत है उसके बराबर ही आएगा। विश्वास नहीं हो तो आजमा के देखें कैसे। अगर वल्ले है आपके लिए, आपको आई जेड निकालना है, वल्ले के लिए याद कीजिए आपके जो तल में दो थी ये, और ये व्यास वाली, ये व्यास वाली, इसके लिए कितना होता है एम आर स्क्वायर बटा दो, तो आई एक्स कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर बटा दो। आई वाई भी व्यास वाली एक्स है, व्यास वाली एक्स के अराउंड अगर आप निकालते हैं वल्ले का तो कितना आता है एम आर स्क्वायर बटा दो। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आधा और आधा एक, यानी एम आर स्क्वायर। और याद कीजिए यही तो आया था उत्तर, जब आपने जो अक्ष के चारों अक्ष को, कौन सी अक्ष, लंबवत अक्ष, जो इस वलय के लंबवत अक्ष थी केंद्र वाली, तो उससे यही तो आया था। तो ये बिल्कुल लंबवत अक्ष प्रमेय को फॉलो करती है। तो ये लंबवत अक्ष प्रमेय, ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट स्टेटमेंट। समांतर अक्ष प्रमेय क्या होती है, वही वल्ले वाले एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लीजिए ये वल्ले है और ये व्यास वाली कोई अक्ष है, एक यहाँ पे इसकी स्पर्श रेखा बनाता हूँ, इसको स्पर्श करने वाली अक्ष जो इसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश है, ये वाली अक्ष। अब मुझे पूछ लिया जाए कि स्पर्श रेखा वाली अक्ष से जड़त्व आघूर्ण क्या होगा इस वल्ले का, तो मुझे नहीं पता, मान लेता हूँ आई डैश। लेकिन ये व्यास वाली है, इसे तो पता है, और ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। तो दो समांतर अगर अक्ष हैं तो उनके लिए काम करती है समांतर अक्ष प्रमेय। कहती क्या है ये, अगर दोनों के बीच की आपको दूरी पता है समांतर अक्ष, यहाँ पे तो आपको पता है ये त्रिज्या के बराबर होगी, होंगी केंद्र से जो दूरी होती है स्पर्श रेखा की वो त्रिज्या होती है। तो वो क्या होती है, वो कहता है कि उसके लिए अगर आपको निकालना है ये आई डैश इस वाली के लिए, तो वो किसके बराबर आएगा, आई को लिख दीजिए। आई को लिखने के बाद इसमें क्या जोड़ना है आपको, मास, जो भी इसका द्रव्यमान है वो, और जो भी दोनों के बीच की दूरी है उसका स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। ये हो गया आपका। अब देखिए अगर आप इसके लिए निकालना चाहें वल्ले के लिए, तो आई डैश कैसे निकालेंगे, इस वाले अक्ष के परितः कैसे निकालेंगे जड़त्व आघूर्ण। आई पता ही है आपको, इस वाले के क्रॉस कितना आता है, एम आर स्क्वायर बटा दो आता है। इसके परितः कितना जड़त्व आघूर्ण आता है, ये व्यास से होकर जाती है, उसके लिए एम आर स्क्वायर बटा दो, याद हो गया होगा अब तक, प्लस एम, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, त्रिज्या के बराबर आर, और उसका क्या स्क्वायर। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक बटा दो और एक, तीन बटा दो एम आर स्क्वायर। ये प्रश्न आ सकता है पेपर में, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, अब इसी में एक और देखते हैं क्वेश्चन। समांतर अक्ष प्रमेय से ही एक प्रश्न पूछा गया था गोले का। मान लीजिए ये ठोस गोला है, ठोस गोला है, ये क्या है, ठोस गोला पूरा भरा हुआ है अंदर से। ये वाला अक्ष होता है किसका, तो हमें पूछा कौन से था, इस अक्ष से पूछा था, स्पर्श करने वाले अक्ष से क्या जड़त्व आघूर्ण होगा। तो इसको हम आई डैश बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, जिसे पता है उसको आई बोलते हैं, दोनों समांतर है, लगाइए प्रमेय। तो आई डैश क्या होगा, आई प्लस एम, और दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। बीच की दूरी अभी भी क्या होगी, त्रिज्या ही होगी, क्योंकि ये गोले की त्रिज्या को बताता है, तो आर का स्क्वायर। आई कितना होता है गोले के, ठोस गोले के केंद्र से जाने वाली से 2/5 एम आर स्क्वायर, और प्लस एम आर स्क्वायर, एम आर कितना हो जाएगा 7/5 एम आर स्क्वायर। अगर यहाँ पे ठोस ना होता गोला, गोला ठोस ना होके खोखला होता तो क्या आता, तो वही अभी भी इसी अक्ष से निकालना है आपको स्पर्श रेखा वाली, तो सूत्र तो अभी वही समांतर अक्ष प्रमेय लगानी है आपको, तो यही सूत्र, ये वाला। बस यहाँ पे चेंज क्या होगा, दूरी तो अभी भी आ रही है, तो ये वाला तो अभी भी पद यही आएगा एम आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो 2/5 था अब कितना आएगा, याद कीजिए व्यास वाली से कितना होता है, ये खोखला हो गया था, 2/3 हो गया था, तो कितना हो जाएगा, 3 तो 5, 5/3, 5/3 एम आर स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, लिखिए इसको।
अब इस चैप्टर के दो टॉपिक और इम्पोर्टेंट बचते हैं, इन दोनों में से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पक्का आएगा। एक है बलागुण, एक है कोणीय संवेग। बलागुण क्या होता है? तो जैसे रेखीय गति में हमें पता है कोई वस्तु को स्थिति में परिवर्तन करना है, यानी कि उसको चलाना है या फिर रोकना है, तो हमें क्या लगाना पड़ता है? बल लगाना पड़ता है। तो वैसे ही घूर्णन गति में किसी वस्तु को घुमाना है या घुमाना कम करना है उसका, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? बलाघूर्ण। तो बलाघूर्ण संबंधित है बल से ही, लेकिन घूर्णन गति में ये पूरा एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो बलाघूर्ण है, इसको हम टॉर्क से लिखते हैं। और इसका आप देखें, अगर फॉर्मूला देखें, सूत्र देखें, तो ये सूत्र होता है इसका टॉर्क जो आता है वो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ता है, सदिश रूप में। ये कोई भी बिंदु है उसके ऊपर अगर बल लग रहा है, मान लीजिए ऐसे इसको लिखते हैं। पहले तो ये ध्यान रखिए, ये हमेशा ही बलाघूर्ण और कोणीय संवेग दोनों ही किसी बिंदु के अबाउट ही परिभाषित होते हैं, किसी बिंदु के संदर्भ में परिभाषित किए जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है P, ये कण है P, और इस पे मान लीजिए ऐसे लगा रहे हैं कोई बल F लगा हुआ है, और आपको पूछ लिया ये बल लगा हुआ है F, तो इस बिंदु यानी इस मूल बिंदु के सापेक्ष इसका बलाघूर्ण कितना होगा, तो ये कैसे निकालेंगे आप? यहाँ से इसको मिलाइए, इसको मिलाने के लिए हमें स्थिति सदिश बनाना पड़ता है, इसको हम आर वेक्टर लिखते हैं, इसको हम एफ वेक्टर लिखते हैं। इसको आगे बढ़ाइए, दोनों के बीच में कोण निकालिए, एफ हो गया थीटा। तो ऐसे इसको परिभाषित करते हैं। किसी भी बिंदु कण के लिए आप टॉर्क कैसे लिखेंगे, तो उसका सदिश जो स्थिति सदिश है वो उसका वेक्टर इनटू में एफ वेक्टर। ऐसे ही अगर इसमें यहाँ पे आपको परिभाषित करना हो कोणीय संवेग, तो कैसे करेंगे? कोणीय संवेग को हम एल से लिखते हैं। कोणीय संवेग वैसे ही है जैसे रेखीय संवेग होता है रेखीय गति में, वैसे ही कोणीय संवेग होता है घूर्णन गति में। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज, इसको कैसे लिखेंगे? सिमिलरली ऐसे ही, अगर यहाँ पे अगर देखें एक बिंदु के सापेक्ष इसको भी परिभाषित करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे? आर वेक्टर, और इसको हम सदिश गुणन करेंगे किसके साथ? मोमेंटम, यानी कि रेखीय संवेग के साथ। फॉर्मूला सारे ऐसे ऐसे सेम से रहते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मूला में। आपके जो रेखीय वाले अगर आपको फॉर्मूला याद है, तो कुछ जो सिमिलर समतुल्य जो राशियां हैं उनको कन्वर्ट कर दीजिए, उसमें सही फॉर्मूला मिल जाएगा आपको। तो ये भी आप ऐसे लिख सकते हो। अगर यहाँ पे ये कैसे लिखा, अगर यहाँ पे एफ ना दे के यहाँ पे मोमेंटम दे रखा होता है इस कण का आपको, तो आप ऐसे फॉर्मूला उस कण के लिए लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, ये एफ वाला है, वो कोणीय संवेग वाला है, ये फॉर्मूला हो गया इसका। मात्रक की बात करें, मात्रक क्या है? मात्रक क्या आएगा? मात्रक फॉर्मूला से निकाल लीजिए, फोर्स का होता है न्यूटन, और ये स्थिति सदिश है यानी दूरी का होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर। यहाँ पे मात्रक क्या आएगा? मात्रक यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे मात्रक निकाल लीजिए। मोमेंटम यहाँ पे संवेग, रेखीय संवेग एम वी, द्रव्यमान का किलो, वेग का मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे दूरी है तो उसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इसका पर सेकंड। तो ऐसे मात्रक आप निकाल सकते हो। इस फॉर्मूला से पी को एम भी रखेंगे, फिर आर सबकी मात्रक कर देंगे, तो ये आ जाएगा इसका मात्रक। तो ये हो गया इसके मात्रक, और ये इसका सूत्र। ये तो हो गया कोई बिंदु कण रखा हुआ है तो कैसे निकालेंगे, कोई बिंदु कण के लिए कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। अब मान लीजिए कोई पूरी का पूरा बड़ा पदार्थ है, दृढ़ पिंड है, तो कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए जो सूत्र लिखना है आपको याद कीजिए, क्या सूत्र लिखोगे आप? तो जड़ तो आघूर्ण कैसे लिखेंगे इसका? ये बल आघूर्ण कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे आपको पाई अल्फा, ये वाला सूत्र याद कीजिए, एफ बराबर एम ए को। ऐसा ही सूत्र है ये सिमिलर। एफ की जगह टॉर्क आ गया, एम की जगह हमें बताया आई आ जाता है, ए की जगह यहाँ पे कोणीय त्वरण आ जाता है आई अल्फा। तो ये आपको ऐसे निकाल सकते हो। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल, इस पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है। इस पे न्यूमेरिकल अगर आपको बल देके, किसी कण पे बल देके बलागुण निकलवाइए, तो ये करना है आपको। अगर उसका कोणीय त्वरण या जड़त्व आघूर्ण वगैरह से संबंधित सवाल है, तो ये फॉर्मूला लगाना है। इसमें भी ऐसे ही, एल का फॉर्मूला क्या आएगा? कोणीय वेग, तो ये एम वी होता है, तो यहाँ पे एम की जगह तो आ जाएगा आई, और वी की जगह यहाँ पे समतुल्य राशि कौन सी होती है? ओमेगा। तो एल बराबर आई ओमेगा। ये कब लगाना है? जब आपको संवेग देके ये पूछेगा कोणीय संवेग, तो ये लगाना है आपको, और कोणीय वेग देके कुछ पूछे तो आपको ये लगाना है। तो दोनों को आपको समझ के लगा लेने हैं। इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको आ सकता है, फैक्ट पूछ सकता है, बल आघूर्ण कैसे काम करता है। तो बल आघूर्ण अगर आप देखोगे तो बल और दूरी दोनों पे निर्भर करता है। अगर किसी वस्तु से, मान लीजिए कोई वस्तु है, सबसे पहले तो वो एक एंड से, एक सिरे से फिक्स होनी चाहिए, फिर आप बल आघूर्ण घूर्णन गति उसको करवा सकते हो बल आघूर्ण लगा के। जैसे गेट है, दरवाजा है, तो दरवाजे को आपको घुमाना है, तो दरवाजे पे कहाँ पे आप बल लगाओ ताकि उसको ज्यादा घुमा सको। अगर आप जहां से वो सिरे से बंधा हुआ है उसके पास बल लगाओगे तो घुमाना मुश्किल होगा।
उससे जितना दूर जाते जाओगे फिर बल लगाओगे उतना ही आसान होगा। यानी कि यहाँ से अगर आप देखो आर को जितना बढ़ाओगे तो यहाँ से टॉर्क भी बढ़ेगा और उसको घुमाना आसान होगा। तो ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दरवाजे को घुमाना कब आसान होगा, जब एकदम सिरे पे बल लगाएं या जहाँ जहाँ पे वो फिक्स किया गया है वहां पे बल लगाएं। तो एकदम उसके दूर से दूर सिरे पे जहाँ पे बल लगा सकते हो वहां पे लगाओगे तो उतना ही ज्यादा आपको टॉर्क मिलेगा, उतनी ही आसानी से आप उसको घुमा पाओ। तो ये आपका बल आघूर्ण से क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। उसके अलावा अगर देखेंगे ये वाले फॉर्मूले को और कैसे लिख सकते हैं, आपको सदिश फॉर्म में नहीं लिखना आपको, मान लीजिए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बल आघूर्ण वाले फॉर्मूले को F गुणा आर परपेंडिकुलर, यानी कि बल आघूर्ण को अगर आपको निकालना है, प्रश्न आपको दे दिया जाए मान लीजिए कुछ ऐसा, ये आपका अक्ष है एक्स वाई और ये कोई पॉइंट है, कोई मास है, कोई द्रव्यमान है, इस पे ऐसे बल लगा रखा है F और आपको बताना है इस ओरिजिन, इस मूल बिंदु के सापेक्ष कितना बल आघूर्ण होगा। यहाँ पे F तो बल आपको दे रखा है, ये आर परपेंडिकुलर है, ये क्या होता है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ये जो बल की क्रिया रेखा है, बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी होती है ये, बल की क्रिया रेखा कौन सी है, ये इसको पीछे लाइए, ओरिजिन की तरफ लेके आइए इसको, पहले ये ले आए। अब यहाँ से इसकी लंबवत दूरी कौन सी बनेगी, यही तो बनेगी, ओरिजिन से जिस बिंदु से निकालना है उस बिंदु से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, यही तो है आर परपेंडिकुलर। बस ये कर देना है आपको, और ये जब मान रख दोगे आप तो आपको टॉर्क मिल जाएगा। एक यहाँ से ये क्वेश्चन बन गया। सिमिलरली ये वाला जो आपने किया है ये वाला काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, एल को भी ऐसे ही लिख सकते हैं, पी आर परपेंडिकुलर, तो वही जो संवेग की क्रिया रेखा आपको दे देंगे। सिमिलरली ऐसे ही ये बिंदु है, इस पे ऐसे मान लीजिए संवेग लग रहा है, इसको ओरिजिन की तरफ लेके आइए और ये लंबवत दूरी यहाँ से ले लीजिए आर परपेंडिकुलर, उसको मान रख दीजिए तो हल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कोणीय संवेग और बल आघूर्ण के बारे में। बल आघूर्ण के बारे में ये है। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एक तो न्यूमेरिकल देखते हैं। एक तो क्वेश्चन उस टाइप का बन सकता है जैसे आपको दे दिए आर वेक्टर दे दिया, आपको स्थिति सदिश दे दिया किसी कण का स्थिति सदिश मान लीजिए आपको आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, आई जे के सदिश में दे दिया, और बल दे दिया आपको, बल दे दिया आपको आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और आपको बोल दिया कि स्थिति सदिश, इस स्थिति सदिश के सापेक्ष इस बल का बल आघूर्ण निकालिए। तो बल आघूर्ण कैसे निकालते हैं आपको पता है, आर और एफ दे रखे हैं, ये वाला सूत्र लगाइए आप। तो ये क्या होता है, ये एक सदिश गुणन है, इसको कैसे हल करते हैं आप, सारणिक से, आई जे के, तो सबसे पहले आर है तो आर के जितने भी कंपोनेंट्स है वो लिखिए, आई के साथ ये है आर, तो आर में आई के साथ कुछ नहीं है कि एक है, जे के साथ 2 है, के के साथ 1 है, एफ वाले में देखिए क्या है, एफ वाले में एक 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 है सबके साथ। तो बस अब इस सारणी को अगर आप हल कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे भी मोमेंटम देके, ये संवेग देके आपको पूछ सकता है सेम इसी फॉर्मेट में, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो पेपर में आने के चांसेस हैं वो क्वेश्चन देखते हैं आप। ये क्वेश्चन तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी देख लिए। अब जो क्वेश्चन है आपके आपका क्वेश्चन ये है कि एक आपको वलय दे रखी है, एक वलय दे रखी है जिसका कि द्रव्यमान जो है वो है 1 किलो, 1 किलो द्रव्यमान की एक वलय है, और ये अपने वलय जो है ये अपनी केंद्र से जाने वाली लंबवत अक्ष, इस वाले अक्ष के प्रति घूम रही है, इस वाले अक्ष के प्रति घूम रही है, और कितने कोणीय वेग से घूम रही है वो दे रखा आपको, 10 चक्कर, 10 चक्कर प्रति सेकंड, 10 चक्कर प्रति सेकंड से घूम रही है, और इसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या आपको दे रखी है 0.2 मीटर। पूछा क्या है आपको, पूछा है कोणीय संवेग निकालिए। हमने देखा था दो तरीके से कोणीय संवेग के क्वेश्चन बनेंगे, एक पीछे हमने देख लिया, जो सारणिक बना के हल किया था एक ही है। इसमें आप देखते ही समझ आइए कोणीय वेग दे रखा है, यानी कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, एल बराबर आई ओमेगा वाला, आई कहां से निकलेगा, आई को पता ही है आपको, इस ये लंबवत अक्ष के इसके इस अक्ष के परितः घूम रही है, तो इसके लिए वलय का जड़त्व आघूर्ण कितना आता है, याद कीजिए एम आर स्क्वायर। तो बस हो गया हल, एल बराबर आई की जगह एम आर स्क्वायर और ओमेगा। एम का मान दे रखा है आपको कितनी का है, 1 किलो की है तो 1, त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी है 0.2, 0.2 और इसका स्क्वायर। ओमेगा कोणीय वेग, कोणीय वेग एसआई मात्रक में रखना, ध्यान रखना एसआई मात्रक चक्कर प्रति सेकंड नहीं होता, रेडियन प्रति सेकंड, कोण में निकालना पड़ेगा। तो कोण में कैसे निकालेंगे, 10 चक्कर, एक चक्कर में 2 पाई, 10 चक्कर में 20 पाई, अब ये आ गया रेडियन पर सेकंड में, अब 20 पाई रख दीजिए इसकी जगह 20,
पाई। अब इसको कीजिए हल, तो हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.2 का स्क्वायर 4 और 2 से पहले पॉइंट आएगा 0.04 और 20 पाई। अब अगर देखेंगे ये वाला जीरो इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक पॉइंट आगे चला जाएगा, 0.4 गुणा 2 पाई, और भी अगर देखेंगे 4 दूनी 8, 0.8 गुणा पाई, पाई के मान 3 पॉइंट, लगभग देखेंगे 8 × 24, 2.5 के लगभग इसका उत्तर आएगा कोणीय संवेग का। तो ये क्वेश्चन आपको बन सकता है। आगे देखिए, अगर एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है, ये भी आया हुआ था पेपर में, एक और देखते हैं। इसमें एक प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है एक छड़ दी हुई है आपको, और ये जो छड़ है ये एक लंबवत छड़ है, और ये इसके जो मध्य बिंदु से जाने वाला अक्ष है इसके चारों ओर घूम रही है, और इसने ये बोला है इसकी जो द्रव्यमान है वो m है। मान लीजिए इसका द्रव्यमान कितना है, कुल द्रव्यमान m है इसका, और ये t सेकंड में, इसने बोला है t सेकंड में इसका वेग 0 से ओमेगा हो जाता है। कौन सा वेग, कोणीय वेग। 0 से ओमेगा होने में कितना टाइम लगता है, t टाइम लगता है। और पूछा क्या है आपको, बलाघूर्ण पूछा है। तो बलाघूर्ण के दो सूत्र देखे थे हमने। पहले सूत्र में हमने ये देखा था टॉर्क जो होता है आर वेक्टर और सदिश कण होता है एफ वेक्टर के साथ। दूसरा हमने देखा था टॉर्क का आई गुणा एल्फा। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये सवाल बिंदु निकाय का नहीं है, ये सवाल सतत निकाय का। तो सतत निकाय में हम ये सूत्र लगाएंगे। एक रोड दे रखी है, छड़ सतत निकाय है, तो उसके लिए ये सूत्र लगाना सही रहेगा। तो आपको चाहिए क्या, आई चाहिए और अल्फा। अल्फा क्या होता है, याद कीजिए, कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण क्या होता है कि कोणीय वेग फाइनल माइनस कोणीय वेग शुरू का है जो आरंभिक है बटा टाइम। तो कितने से कितना हो गया, 0 से ओमेगा हो गया टी टाइम में। तो पहले कितना था, लास्ट में कितना है ओमेगा, पहले कितना था 0, कितना टाइम में, टी टाइम में। तो अल्फा क्या आ जाएगा, ओमेगा बटा टी। अल्फा क्या आ गया, ओमेगा बटा टी। तो बस अल्फा आ गया। आई क्या होता है, आई जड़त्व घूर्ण किसके किसके सापेक्ष, जिस अक्ष के सापेक्ष घूम रहा है उसके सापेक्ष। तो ये कौन सा अक्ष है, ये मध्य बिंदु से जाने वाला छड़ के, तो छड़ के मध्य बिंदु से जाने वाले के लिए कितना होता है, याद कीजिए एम एल स्क्वायर बटा 12। इसकी लंबाई एल मान लीजिए, एल स्क्वायर बटा 12। बस ये आ गया मान, ये रखिए यहाँ पे, ये रखिए यहाँ पे। तो टॉर्क एम एल स्क्वायर बटा 12 और ओमेगा बटा टी। तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा आंसर। तो ये हो गया। अब इसमें और क्या क्या चीजें रखनी है चैप्टर में, इस चैप्टर में आपको एक तो सारे जितने भी क्वांटिटी जितनी भी राशि हैं सबके मात्रक पता होनी चाहिए। आपको मात्रक पूछा जा सकता है किसी भी राशि का। और दूसरी चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, अभी एक चीज इसमें और पढ़ते हैं लास्ट। कोणीय संवेग हमने पढ़ा, इसका एक संरक्षण का नियम होता है, कोणीय संवेग का संरक्षण। कोणीय संवेग का संरक्षण, संरक्षण ये क्या होता है, याद कीजिए। आपके पास एक फॉर्मूला आपको याद होगा, एक सूत्र आपने पढ़ा था रेखीय गति में, ये वाला एफ जो बल होता है वो रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर को बताता है। ये वाला अगर यहाँ पे कन्वर्ट करें सूत्र, रेखीय गति के सारे सूत्र घूर्णन गति में लागू हो जाएंगे। बस जो जो राशियां हैं उनके समतुल्य राशि रख दीजिए। एफ की समतुल्य होती है टॉर्क, डी पी की समतुल्य होती है एल बटा dt। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे बन गया। यानी कि बलाघूर्ण क्या होता है, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर। ये दर ना हमेशा ही बाहरी होते हैं, एक्सटर्नल। ये बाहरी बल होता है किसी भी निकाय पे, बाहर का बल। उसके अंदर के बल नहीं काउंट किए जाते हैं, उसके बाहर के बल। यहाँ पे भी जो बलाघूर्ण होंगे, जो बाहरी बलाघूर्ण है, जो बाहर से लग रहे हैं किसी निकाय पे, वो है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे ये चीज 0 हो जाए, बाहरी बलाघूर्ण है ही नहीं, तो ये 0 हो गया। अब इसका क्या मतलब है, इसमें परिवर्तन की दर 0 है, यानी कि अल परिवर्तित ही नहीं हो रहा है, यानी कि अल क्या है, संरक्षित है। अल क्या है, संरक्षित है। तो एक तो थ्योरी का क्वेश्चन आपको क्या बन सकता है, थ्योरी का क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर किसी भी निकाय पर बाहरी बलाघूर्ण 0 है तो उसका कोणीय संवेग रहेगा बदलता, संरक्षित, कभी बदलता कभी संरक्षित। तो क्या रहेगा, हमेशा ही क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा, कंजर्व रहेगा। एक तो ये बात। अब इस पे न्यूमेरिकल क्या आ सकता है वो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला न्यूमेरिकल। आज तक नहीं आया एग्जाम में, लेकिन हम मुझे लगता है ऐसा न्यूमेरिकल आ सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है वो देखिए। आपको बोल दिया जाए कोई ग्रह है, एक ग्रह है, उसकी त्रिज्या r है और ये ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है ग्रह। अब क्या होता है, अचानक से क्या होता है, इसकी त्रिज्या जो है वो दोगुनी हो जाए। एक बहुत ही अचानक प्रोसेस होती है, बहुत ही सडन प्रोसेस होती है, इसकी त्रिज्या हो जाती है दोगुनी।
त्रिज्या क्या हो गई 2 गुनी। अब आपको पूछा है इसका कोणीय संवेग बता दो क्या होगा। अब बता दो, पहले तो पता था अब बताना है। तो इसमें ध्यान रखना जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए भी कुछ कोणीय संवेग पहले कुछ कोणीय संवेग नहीं कुछ कोणीय वेग पहले था फिर कुछ उसमें अचानक परिवर्तन हुआ। तो जब भी किसी ग्रह में या किसी निकाय में अचानक परिवर्तित होता है तो ध्यान रखना तो उस पर कोई बाहरी बलागुण हम नहीं मानते हैं। अचानक परिवर्तन मतलब अंदर से ही कुछ उसमें चेंज आता है। तो इंटरनल बलागुण हमें पता है वो हमें जरूरी भी नहीं है देखने। कोणीय संवेग संरक्षण अगर हमें लागू करना है तो बाहरी बलागुण देखने उसमें ना हो। बाहरी बलागुण अगर नहीं है तो हमेशा सुरक्षित रहेगा। तो यहाँ पे इस पूरी प्रोसेस में कोई बाहरी बलागुण नहीं लगा है तो यहाँ पे कोणीय संवेग सुरक्षित रहेगा। यानी कि पहले जो था मान लीजिए पहले था कोणीय संवेग L1 बाद में है L2 दोनों क्या है बराबर। तो कैसे लिखते हैं इसको, जब भी सतत द्रव्यमान है तो उसके लिए L का फॉर्मूला आई ओमेगा। तो मान लीजिए पहले I1 ओमेगा 1 बाद में I2 ओमेगा 2। हमने कहा था कि कोणीय संवेग संरक्षित है यहाँ पे तो पहले जितना था इस वाली प्रोसेस में L1 बाद में L2 बलागुण बाहर से नहीं लगा है तो L1 और L2 बराबर होंगे क्योंकि ये संरक्षित रहेगा। तो I1 क्या है जड़त्वागुण पहले वाले केस में। तो ये क्या है ये हमने कहा प्लानिट। प्लानिट क्या होता है गोला और ठोस गोला। तो ठोस गोले के लिए क्या होता है 2/5 m आर स्क्वायर। आर क्या है पहले आर ही है तो आर का स्क्वायर। और पहले ओमेगा 1 पहले कैसे घूम रहा था ओमेगा से घूम रहा था ओमेगा 1 की जगह ओमेगा। बाद में 2/5 फिर भी अभी तो ये गोला ही है तो अभी भी गोला ही तो 2/5 और द्रव्यमान इसका नहीं परिवर्तित हुआ सिर्फ त्रिज्या बदली है द्रव्यमान नहीं बदला है m ही है। तो m आर की वैल्यू अब कितनी हो गई है आर की हो गई है 2r 2r स्क्वायर। और अब ओमेगा को आपको निकालना है तो उसको ओमेगा डैश कर दीजिए 2/5 कट गया यहाँ पे बच गया आर स्क्वायर ओमेगा बराबर 2 का स्क्वायर 4 आर स्क्वायर ओमेगा। यहाँ पे एक आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कट गया तो ओमेगा डैश है ये तो ओमेगा डैश क्या आ गया ओमेगा बटा 4। तो ये हो जाएगा इसका कोणीय वेग। तो ये भी एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि कोणीय संवेग संरक्षण जो ग्रहों की गति है वो किस नियम का पालन करती है। तो कोणीय संवेग का संरक्षण के नियम के पालन करती है। तो अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस प्रकार से तो ये करें नोट। तो ये आज हमने पूरा 2 चैप्टर देखे। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बन सकते थे इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूला वगैरह थे वो हमने देख लिए। इसके अलावा गतिकी में जब भी आपसे कोई फॉर्मूला पूछा जाए तो एक बार रेखीय गति का फॉर्मूला आप याद कर लें वो लिखें फिर उसके समतुल्य जो राशियां हैं वो वहां पे रिप्लेस कर दें तो फॉर्मूला बनेगा वो सही फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो सारे फॉर्मूला यहाँ पे आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आप कमेंट करें कल हम कौन सी वीडियो बनाएं कौन से टॉपिक्स पे ताकि आप इसी प्रकार से रिवीजन कर सकें। थैंक यू। और एक चीज़ ध्यान रखें आप हम एक टेलीग्राम चैनल भी बना रहे हैं इसके लिए लैब असिस्टेंट। तो 4 से 5 दिन बचे हैं उसमें जितनी ज़्यादा हेल्प हो सकेगी हम करेंगे जिस टाइप के जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप कम से कम टाइम में कर पाओ ताकि। और उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको देंगे इस कमेंट बॉक्स में ज्वाइन जरूर कर लें। थैंक यू।